हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोगों ने मैराथन सीरीज शुरू किया हुआ है। 8वीं क्लास है इसके माध्यम से जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनका हम रिविजन कर रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं आपके लिए समय उतना नहीं है कि आप पूरा जीएस एक तरफ से पढ़ेंगे। अभी आपने देखा जो 6 विषयों के एग्जाम्स हुए थे उसमें जो हमने अध्ययन कराया था वहां पर 20, 22, 21 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो जो कुछ मैं पढ़ाता हूं उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस है, इसको पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाता है। उसके अतिरिक्त संडे को टेस्ट भी होता है। कल संडे है, कल टेस्ट होगा और यहाँ पर आप इस ग्रुप में जुड़ करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। तो यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कानपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो भाई, ये सही सुमेलित नहीं है का इसका क्वेश्चन हम लगातार आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से आपकी आदत होती है, आप उनको अच्छे से सॉल्व भी करते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पर ये है भैया संस्थान, ये है अवस्थिति। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान झांसी, यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ। तो इसमें आपको बताना कौन एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि मेरठ में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का जो है ये गाजियाबाद में है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो पिछली बार हम लोगों ने बच्चों को टूर में ले गए थे वहाँ लखनऊ घुमाने, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो आपको बताना भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है मित्र। आप वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दें और इनकी जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ, अभी तक जितना मैटर कंप्लीट करा गया सब कुछ पीडीएफ ग्रुप में कंबाइंड पीडीएफ भेज दिया गया है। आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं। आप जानते हैं कि आप चाहे किसी भी प्रकार के जो है टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जीएस अब इंपॉर्टेंट है। आने वाली टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी होगी उसमें भी जीएस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो जीएस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, जो वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ए, पहला वित्त आयोग। ध्यान समझिएगा, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। उद्देश्य इसका है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। राज्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सहायता अनुदानों का महत्व बढ़ा हुआ है। ठीक है, गैर योजना कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। तो रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम, आपको बताना भाई सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका रोम। ठीक है, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोम के प्रकार में तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम और यूवीईपी रोम, इस तरीके से ये जो है रोम के प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखें, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धानों के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी। ठीक है, ये दोनों से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो 6 विषयों के एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मतलब ये और ये दोनों सही है। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन अपूर्ण अपघटक का उत्पादन है। अनाक्सी दशाओं में मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक सेल्यूलोज पचाते हैं और मीथेन का उत्पादन करते हैं। धान की खेती, जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से मीथेन उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इंसुलिन होता है क्या? स्टेरॉयड,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, क्या? प्रोटीन। जी हाँ, इंसुलिन आग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। रासायनिक रूप से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। डायबिटीज में रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कोशिकाएं इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग का क्या कारण है? भाई देखो, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी करंट अफेयर्स को लेकर के, तो अगली क्लास आपकी करंट अफेयर की होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हम रख करके और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आपको एक मजेदार क्लास, अगली क्लास आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आपकी जो समस्याएं हैं उनकी हमें चिंता है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, क्रोमियम प्रदूषित जल, मरकुरी प्रदूषित जल, लेड प्रदूषित जल, फ्लोराइड प्रदूषित जल। तो सही विकल्प है भैया मरकुरी प्रदूषित जल, ये आपका सही विकल्प है। मिनीमाटा एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो मरकुरी की विषाक्तता, मरकुरी माने पारे की विषाक्तता से होता है। यह रोग 1956 में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर के मिनीमाटा शहर में पहचाना गया और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मिनीमाटा रोग। ठीक है। पारे का जैव संरचना यानी मरकुरी का जैव संचयन मछलियों और समुद्री आहार की कड़ी से मानव तक पहुंचकर ये जो है लक्षण पैदा करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर के आपके फ्लोराइड प्रदूषित जल की, तो इससे फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, किससे? फ्लोराइड प्रदूषित जल से जो है फ्लोरोसिस होता है। अगर हम बात करें आपका लेड प्रदूषित जल यानी शीशा प्रदूषित मानसिक या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करता है, ये अलग स्थितियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे, अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर आपका सी, यानी बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन अत्यधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। ये तरंगे जल अणुओं को घुमाती यानी कंपन कराती हैं, घर्षण से उष्मा पैदा होता है और भोजन तेजी से गर्म होता है। गर्मी भोजन के भीतर तक पहुंचती है, इसीलिए कम समय लगता है और ऊपरी सतह पर जलने का जोखिम घट जाता है। अवरक्त और पराबैंगनी तरंगों की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव ओवन की कार्यविधि नहीं है, यह एक सामान्य भ्रम के रूप में है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो कील नहर, पनामा नहर और सू नहर, स्वेज नहर, नील नहर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है आपका यहाँ पर स्वेज नहर। ठीक है, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस जलमार्ग का निर्माण जो है फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स के देखरेख में 1869 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इस नहर की लंबाई 165, चौड़ाई 60 मीटर है। इसकी उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन स्थित है। स्वेज नहर के उत्तरी भाग में मैजाला झील, मध्य भाग में तिम्सा झील तथा दक्षिणी भाग में बृहद विटर झील स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है तो भूपरपट्टी पर, मेटल पर, बाह्य क्रोड में या आंतरिक क्रोड में। तो देखो एक चीज़ जान लेना, ये क्वेश्चंस जो आपको अभी दोबारा मैराथन के माध्यम से दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम में जो 6 एग्जाम हुए वहाँ पर देखने को मिला है, तो इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी, यानी मेटल में। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेटल में पाया जाता है क्योंकि इनकी मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास यानी 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% मेटल में व्याप्त है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना भाई, देखो यहाँ पर अमलाई ये जगह का नाम है, ये प्रदेश है, तो आपको बताना है कौन सही नहीं मैच है। तो ये जराज नहीं भैया, ब्रजराज है। ठीक है, तो ब्रजराज नगर उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, अमलई ये छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना कौन एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं और ये फेमस जगह है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कोई भी ग्राम का
का नाम या कुछ भी पूछ लिया गया है, फेमस जगह का नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना भाई जो सही सुमेलित नहीं है वो ये है अमलाई। ठीक है, अमलाई जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में स्थित है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगर हम बात करें बल्लारपुर का, तो बल्लारपुर महाराष्ट्र के चंदपुर जिले में स्थित है और ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर अब बात आती है ब्रजराज जो है नगर की, तो ये उड़ीसा में है और ये औद्योगिक एवं धार्मिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। राजमुंद्री की अगर हम बात करें तो ये है भैया आपका राज महेंद्र वर्मन आंध्र प्रदेश या कृषि और तंबाकू क्षेत्र के लिए ये क्षेत्र ज़्यादा जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है 10वीं 9वीं 6ठी और उपरोक्त में से कौन? मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, तो यहाँ पर इसको तैयार रखें। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान निहित है। 52वें जो संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस संशोधन से अनुच्छेद 102 और 191 में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्वाचन सदस्यों में अनुशासन व स्थिरता दल बदल पर अयोग्यता बना दिया गया है। नहीं तो भैया पता चले चुनाव जीत के जाकर के जो है जो सरकार बना रहे हैं उनसे जाकर के मिल जाते, तो ऐसा होता था आया राम गया राम करके। वो आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, एकदम मतलब बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं रहा था, इसलिए इसको बनाया गया है। और यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन है? अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से 17। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और ये कौन से हैं? तो यहाँ पर देखें ये सही विकल्प है मित्र आपका सी, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। देखें यहाँ पर अनुच्छेद जो है 14 कानून के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव पर का निषेध है और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अनुच्छेद 17 जो है अछूत प्रथा का उन्मूलन करना है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ये समझ लीजिए, ये कई सब पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, तो ये कुछ वैधानिक एवं शैक्षिक अपवादों सहित हमारे संविधान में निहित है। मौलिक अधिकारों का ढांचा नागरिकों की गरिमा व बराबरी सुनिश्चित करता है। तो साथियों साथ ही साथ मैं यही भी कहूँगा कि जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उनको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताया करें। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो, आप अपना स्वयं का एवेल्युएशन करें। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो ये देखो 24वें संशोधन के द्वारा, 25वें 42वें 44वें। तो ये भैया है आपका क्वेश्चन का सही विकल्प सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया। इसी संशोधन में 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए, जिसमें शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षी संरक्षण और न्याय प्रशासन। ये जो है अगर हम बात करें न्याय प्रशासन में जैसे उच्च या उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके अन्य जो न्यायालय का गठन है उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उद्देश्य इसका क्या था कि नीतिगत एकरूपता व केंद्र व राज्य के समन्वय को सुदृढ़ करना था। शिक्षा पर साझा विधायी क्षमता से राष्ट्रीय मानकों या नीति निर्माण में सुविधा हुई। इससे आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो जेबुन्निसा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा। गुलबदन बेगम मुगल काल की एकमात्र महिला इतिहासकार थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें प्रारंभिक मुगल काल का जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण है मिलता है। इसमें इनके लेखन में दरबार की गतिविधियों और शाही परिवार के जीवन का प्रामाणिक वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये है भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक प्रभुत्ता संपन्न राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आपको बताना भाई ये आप देखो कूट के माध्यम से बताओ कि क्या क्या है भारत। तो ये इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, 1 2 3 4 यानी सब। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, हम सब जानते हैं। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये चारों सही है। भारत में जनता मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। भारत संप्रभु राज्य है। ठीक है, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। इससे समाज लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होता है। अगर हम इसके उद्देश्य यानी प्रेमबल की बात करें और नीति निर्देशक तत्व भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भैया, किस वर्ष में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो 1976, 1977, 1978, 1979। तो बात हो रही है कि 2 शब्द जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
ये शब्द कब यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये है भैया 1976, यानी ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा मित्र। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भाई, ये देखो ये है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो भाई सही विकल्प है आपका सी, यानी गोरखपुर में। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। वे काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे। फांसी से पहले दूध पीने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ठीक है, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल में इनको फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहौरी गोंडा जेल, रोशन लाल नैनी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वक्तव्य फर्स्ट है, मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। ठीक है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन, ये जो सही विकल्प दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य है। आर ये सही की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए आर सत्य है असत्य है। तो इस तरीके से आपको बताना भैया सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या देता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक अगर हम बात करें, ये जो है प्रारंभिक 18वीं सदी में मुगल सैन्य संगठन का पतन होने लगा था और उसके पीछे यही तर्क था कि जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। जागीरों के बंटवारे, राजस्व कमी और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर होने से सेना की आपूर्ति व संरचना बिगड़ गई। इसलिए सैन्य संगठन का पतन सीधे तौर पर जागीरदारी संकट से जुड़ा है। तो आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी, देखो भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन शनाई। तो भाई देखो ये है आपका सही विकल्प। सही विकल्प है पहला, अमीर हसन। तो ध्यान दीजिएगा, अमीर हसन बलबन के शासनकाल का प्रसिद्ध कवि और विद्वान था। इनकी प्रमुख जो रचना थी वो फवायद उल फवाद था। गजल लेखन में निपुण होने के कारण इन्हें भारत का सादी कहा गया था। क्या कहा गया था? भारत का सादी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है, यानी सुल्तान को भगवान ने भेजा है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब सब अपने फायदे के लिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी स्थित थी? देखो रीवा में, बांधवगढ़ में, गहोरा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया देखो ये है बघेल राजवंश की बात की जा रही है। तो बा से बघेल, बा से बांधवगढ़। ठीक है, तो बघेल राजवंश मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित था। प्रारंभिक राजधानी अगर हम बात करें तो इनकी बांधवगढ़ थी। 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने राजधानी को बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो पफबॉल, शैवाल, लाइकेन और मांस। देखो इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखें ये सही विकल्प है लाइकेन। ध्यान समझिएगा मित्र, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इससे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह मरने लगते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि लाइकेन जो है थाइलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों मिलकर के बनता है। अब अगर हम बात करें तो कवक जो है जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि किसको देता है? शैवाल को देता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है, यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंधों को सहजीवी संबंध कहते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने जो है महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। उसने जो है पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया। वह स्वयं बौद्ध था और उसने जो है विक्रमशिला का प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया। उसने जो है सोमपुर विहार की भी स्थापना की। वह नालंदा महाविहार का भी संरक्षक था। यद्यपि वह बौद्ध था फिर भी अन्य धर्मों के प्रति उनकी जो नीति थी वह बहुत सहिष्णु थी। वह वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक तथा शास्त्रीय नियमों का पालन करवाता था। उसी के समय बोधगया में चतुर्भुज महादेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। उनके समय धीमन और बिटपाल ने एक नए कला संप्रदाय की नींव रखी।
पाल वंश की स्थापना की बात करें तो 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, जिनका पुत्र था धर्मपाल, जो कि 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात देवपाल 810 से 850 साल मतलब ईस्वी तक शासन करता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखें तो सही विकल्प क्या होगा भाई, कूट दिया हुआ है, ये 4 नाम है, चंगेज खां, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, तैमूर। तो इनको इनके क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना, तो सही विकल्प है भैया बी, 2 3 1 4, यानी महमूद गजनवी पहले नंबर पर आ जाएगा। कालानुक्रम आपको बताना है भाई, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में कश्मीर के हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था, जिसमें महमूद की विजय हो गई थी। अब अगर हम बात करें उसके बाद मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में आएगा, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1175 नंबर पर 75 ईस्वी में हुआ था। ये मुल्तान पर हुआ था। उस समय वहाँ का शासक करमाथी जाति का मुसलमान था, ठीक है। अब उसके बाद अगला नंबर आता है चंगेज खां का। तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत के सीमांत क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया, किंतु बाद में वह वापस लौट गया लूटपाट करके। अब अंतिम नंबर आता है तैमूर का। तैमूर का आक्रमण पतनोन्मुख तुगलक शासन काल में 1398 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से पहले नंबर पर महमूद गजनवी आ गया, उसके बाद मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, फिर जाकर के तैमूर का नंबर आता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, क्या नाम, शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है दारा शिकोह, ठीक है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से किया था। किस नाम से? सिर ए अकबर नाम से। उनके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपोल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? देखो ये है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासन ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है इंदौर के होलकर राज्य ने, ठीक है। इंदौर के होलकर राज्य अगर हम बात करें तो सहायक संधि जो प्रणाली थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली से संबंधित थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अगर हम राजाओं की बात करें तो हैदराबाद के राजा 1798 से 1800 के बीच में ये जो है इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के हौसले, सिंधिया, ये सब कर लिए। जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर आदि ये सब कर लिए। लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो ये क्वेश्चन देखें यहाँ पर सही विकल्प है आपका 80, तो गोरखपुर, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 13 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी पर अंग्रेजों द्वारा लटका दिया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। तो एक तरफ से आपको अनुच्छेदों को नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना है कौन से इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं को पढ़ो जो मैंने तैयार कराया। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 78, 72, 80 और 81। तो सही विकल्प है 72। ध्यान समझिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये देखो भाई अनुच्छेद 24, 45, 330, 368 सही विकल्प है यहाँ पर पहला अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष के से कम उम्र के किसी बालक को किसी अन्य परिसंकटमय काम में नहीं लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो देखो यहाँ पर समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
तो आप जानते हैं इसका जो सही विकल्प है वो है ये पहला। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसका जिक्र भी किया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सही है। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए, तो यहाँ पर ये हो गया। और अगर हम बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, तो ये जो है पहले ही हमारे संविधान के प्रस्तावना में मौजूद था। तो अगर हम बात करें समाजवाद की, तो ये सूची 1 में, और पंथ निरपेक्षता सूची 3 में, और अखंडता यह किसी सूची में नहीं निहित है। तो अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन का, तो उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मतलब ज़्यादातर संविधान संशोधन उसी दौरान हो गया था। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो भाई बताओ, देखो यहाँ पर जौगन बार क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प है सी यानी संसद की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। CAG राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वित्तीय लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद की दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। इसके बाद लोक लेखा समिति PAC इसकी जांच करता है और निष्कर्षों से संसद को अवगत कराता है। CAG को लोक सेवा समिति का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा और वैगई। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, वैगई। देखें यहाँ पर वैगई या वैगई नदी जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिला के वर्षान पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह नदी मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रभावित होते हुए मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो मदुरई शहर इसी नदी के तट पर स्थित भी है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला और बोत्सवाना के साथ। तो आपको बताना है कौन सही विकल्प है भैया आपका। तो किसके साथ नहीं लगती है जाम्बिया की सीमा? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सही विकल्प है डी, बोत्सवाना के साथ। तो जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ नहीं मिलती है। जाम्बिया जो है दक्षिण अफ्रीका का भू आबद्ध देश है जिसकी राजधानी लुसाका है। किसकी? जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। उत्तर में ये कांगो, और उत्तर पूर्व में तंजानिया, और पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, और दक्षिण में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, और पश्चिम में अंगोला से ये जो है मिलता है। जाम्बिया और बोत्सवाना के मध्य जाम्बेजी नदी सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज विश्व में जाना जाता है तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहरे ऊन उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्खनन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन देखो कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है सी, अफीम उत्पादन के लिए। स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र 3 देशों जैसे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जो है जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो सही विकल्प क्या होगा मित्र? आपको बताना, सही विकल्प है डी। आपका क्या है? प्रवाल विरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक यह है आपका ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग से सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है। इससे प्रवालों के मुख्य भोजन रहे हरे रंग के शैवालों का रंग बदल जाता है और प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। यह स्थिति प्रवाल विरंजन कहलाती है, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, प्रवाल इस बदले हुए शैवाल को ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। वैश्विक उष्मन के कारण प्रवाल विरंजन से सबसे अधिक प्रभावित जो है वो हिंद महासागर है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प है गन मेटल में। ठीक है, पीतल यानी ब्रास लगभग 70% तांबा तथा शेष जो है जस्ता होता है पीतल में।
और कांसा की अगर हम बात करें तो लगभग 60% तांबा तथा 10% टिन होता है। अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो 60% तांबा, शेष जस्ता और निकल होता है। गन मेटल की अगर हम बात करें तो लगभग 88% तांबा, 2% जस्ता और 8% टिन होता है। इसलिए हम सबसे अधिक तांबे की मात्रा कहाँ देखते हैं? गन मेटल में होती है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम जो है कार्बोनेट, हिस्टामीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प क्या है मित्र? आपका सही विकल्प है सी, हिस्टामीन। ठीक है, तो इनमें से जो है हिस्टामीन पित्तनाशक नहीं है। बात हो रही है पित्तनाशक नहीं है, तो यहाँ पर हिस्टामीन मुख्यतः आँखों, नाक, गले, फेफड़ों, त्वचा या पाचन मार्ग पर कार्य करता है और यह एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाता है। पित्तनाशक के रूप में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, जल की। तो बताओ भाई सही विकल्प है सी, नाइट्रोजन की। तो कीटभक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को कीटों को पकड़कर उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष अनुकूलन संरचनाएं विकसित होती हैं। ये पौधे आंशिक रूप से विविधपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो दी फेमस, हार्ली, परम या क्रीपर। बात हो रही है पहला कंप्यूटर वायरस की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी, क्रीपर। तो पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था। देखो यहाँ पर इसे 1971 में बी थॉमन ने बीबीएन टेक्नोलॉजीज में एक प्रयोगात्मक प्रोग्राम के रूप में बनाया था। ये अपरेंट पर काम करने वाले कंप्यूटर में दिखाई देता था और संदेश प्रदर्शित करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थक मूल्य, खरीद मूल्य, जारी मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प है ए, पहले वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने और फसलों के दाम स्थिर रखने के लिए सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसा पर विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP घोषित करती है। MSP पर सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज की खरीद करती है। इससे बफर स्टॉक का निर्माण होता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी DPS को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ? आगरा, कानपुर और नोएडा में। आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा में। देखो भाई ये 2006 और 9 के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो पर इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में। मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये वाला। ठीक है, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 1998 के अंतर्गत राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। प्रमुख जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसमें ग्रेटर नोएडा, ठीक है, नोएडा, फिर उसके बाद मुरादाबाद, कानपुर, ये सब आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्वीकृत कार्यशील SEZ की संख्या जो है 31 है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। तो भाई देखो सही विकल्प है आपका यहाँ पर भिंडी। ठीक है, भिंडी सही विकल्प है। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। अन्य भिंडी की प्रजातियों की अगर हम बात करें तो पूसा मखमली, पूसा सावनी, अर्का अनामिका, और गाजर की अगर हम बात करें तो पूसा रुधिरा, पूसा आशिता, पूसा वृष्टि। प्याज की अगर हम बात करें तो अर्का प्रगति, अर्का निकेतन। टमाटर की अगर हम बात करें तो पूसा शीतल, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली। ये सब जो है टमाटर की प्रजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि दर देखो भाई पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है पहला वाला यानी 17.6%। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको एग्जैक्टली देखने को मिले हैं। तो 17.6 यानी 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 रही है। तो कई जगहों पर 17.64 भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 17.6 हम मान सकते हैं इसको। तो 1991 से 2001 की वृद्धि दर की हम बात करें तो 21.54 है। ठीक है,
और अगर हम बात करें 2001 से 2011 में घटकर क्या हो गई 17.7% यानी यही हो गई। ठीक है, तो इस दशक में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 102.87 करोड़ से बढ़कर के 121.02 करोड़ हो गई। अब यह अब तक की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर थी जो जनसंख्या वृद्धि में धीमापन दर्शाए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो किशनपुर, कतर्निया घाट, रायपुर, चंबल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये वाला कतर्निया घाट। जी हाँ, तो कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष अगर हम बात करें तो 1975 के आसपास में हुआ है इसका। ठीक है, हालांकि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया। यह अभ्यारण्य जो है बहराइच जिले में स्थित है और नेपाल सीमा के समीप है। अगर हम बात करें यहाँ पर किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की तो इसका 1972 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य तो 1979 में हुई थी और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में। रायपुर कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कौन? आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यानी ये हम सबका इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना वर्ष है 1887 में। ठीक है, वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, इसकी स्थापना जो है 1616 में और इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय साहब थे। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। चौधरी चरण सिंह की विश्वविद्यालय जो है ये पूर्व में मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, पहले था, और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सरकारी गोदामों में चावल के भंडार का रिकॉर्ड स्टॉक पहुंच गया। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को। यह कितना था आपको बताना भाई। सही विकल्प यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो सही विकल्प है ये 48.2 मिलियन टन जो है ये इसका सही विकल्प है। अगर हम बात करें यहाँ पर सरकारी गोदामों में चावल भंडार यानी अनमिल्ड पैडी सहित बिना कूटा हुआ धान जिसको हम बोलते हैं 1 सितंबर 2025 को 48.2 मिलियन टन पहुँच गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। यह सरकारी लक्ष्य 1 जुलाई के लिए 13.5 मिलियन टन से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण पिछले वर्ष के रिकॉर्ड फसल की है। अगर हम बात करें गेहूं भंडारण का उच्च स्तर तो 1 सितंबर 2025 को गेहूं भंडार 33.3 मिलियन टन तक पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच में तो ये देखो 8.1%, 6.7%, 7.8%, 4.3%। तो सही विकल्प ये है भैया 7.8%। ठीक है, क्या रहा 7.8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने सितंबर 2025 में जीडीपी के प्रोविजनल आंकड़े जारी किए। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून में जीडीपी का विकास दर 7.8% रहा। यह पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से जीडीपी में यह उछाल आया। मुद्रास्फीति को भी इसका एक कारण माना जाता है। यह ग्रोथ रेट उम्मीद से अधिक है, जबकि आरबीआई ने 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी अगर हम बात करें तो 47.89 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, कि किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ? तो हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। बी और सी दोनों आपको बताना भैया। सही विकल्प है यहाँ पर डी, यानी ये वाला बी और सी दोनों। बी आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि भारत और EFTA देशों के बीच FTA लागू होगा। इस समझौते से व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे। भारत ने 10 मार्च 2024 को EFTA के 4 देशों
ये जो अभी हमने नाम लिए इन चारों देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए। ये चारों देश यूरोपीय संघ 27 देशों के समूह का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। RBI ने अक्टूबर 2025 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ये रेपो रेट दर कितनी है? 5.5%, 5.8%, 6.2%, 6.5%। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर ये पहला, तो 5.5%। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी फंड यानी MPC की बैठक ने 1 अक्टूबर 2025 को हुई थी। एक इसमें जो है नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। RBI के अनुसार महंगाई नियंत्रण में है, इसलिए दरों में बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रेपो रेट होता है बैंक अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए RBI से ऋण लेती है। ठीक है, RBI जिस ब्याज दर पर यह ऋण देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का प्रभाव महंगाई अधिक होने पर RBI रेपो रेट बढ़ाकर मनी फ्लो घटाता है। रेपो रेट कम होने पर बैंक ग्राहकों को सस्ता ऋण दे सकती है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 68 वाला। RBI ने अक्टूबर 2025 में किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति दी? चीन, जापान, नेपाल, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। नेपाल, म्यांमार और भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और जर्मनी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। जी हाँ, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, तो यह RBI का रणनीतिक कदम है कि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इससे बाहरी व्यापार और भुगतान प्रणाली आसान होगी। क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय रुपये की भूमिका मजबूत होगी। यह निर्णय विशेष रूप से श्रीलंका जो हाँ डॉलर संकट में है तथा भूटान और नेपाल के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत तय किया है? फिस्कल डिफिसिट का। तो बताओ भाई, 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला। ठीक है, 2.97%। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक व्यय किस विभाग पर प्रस्तावित है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा। तो भाई जो सही विकल्प है वो है आपका बी यानी शिक्षा पर। ठीक है, कुल बजट उनका 19.25%। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश को सबसे अधिक सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो बात है सही, यहाँ पर सही विकल्प है भूटान। ठीक है, तो भारत जो है 2150 करोड़ जिसमें 375 करोड़ ऋण शामिल है, ये किसको? भूटान को देने के लिए जो है अनुदान देने का प्रावधान किया है। भारत 1 दर्जन से अधिक देशों को आर्थिक सहायता देता है। प्रमुख अनुदान सूची की अगर हम बात करें तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, अन्य देश भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मखाना बोर्ड बनाने की स्थापना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सी, बिहार। ठीक है, बिहार के मखाने को GI टैग प्राप्त है। बिहार के 10 जिलों में मखाने की खेती होती है। प्रमुख जिले जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, जो है सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिमा, कटिहार और किशनगंज। मखाना खेती से 30,000 से अधिक किसान जुड़े हैं। स्पष्ट नीति के अभाव में अब तक किसानों के बजाय व्यापारियों को अधिक लाभ मिलता रहा है। मखाना बोर्ड से किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 54 क्वेश्चंस की इस क्लास को देखा। उम्मीद करते हैं इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और करंट अफेयर की तथा टॉपिक वाइज और मिक्स क्लास इस तरीके से आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। अभी तक अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो, PDF ग्रुप को, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।